अब हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा दिन 2025 का मॉडल टेस्ट पेपर सेट 3 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक है। क्वेश्चन नंबर 17 है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 3 येलो बॉल्स। कोई एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स है और 3 येलो बॉल्स हैं। तो आगे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ रेड बॉल। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल को निकालने की विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, और हमें बैग के अंदर देख करके नहीं निकालना है। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NFO अपॉन NTO, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल जाए और हमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मिल जाए तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में डिवाइड कर देते हैं और हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5 रेड बॉल हो गई और 3 येलो बॉल हो गई। मतलब बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और 3 येलो बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल 5 + 3 = 8। तो यहां पर ये जो NTO है वो कितना आ चुका है हमारा, 8 आ चुका है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। हम क्या पाना चाहते हैं, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं। तो रेड बॉल कितनी है हमारी, 5 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा हमारा, 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P = NFO अपॉन NTO। तो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट। तो इस P को हमने फिर से यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारा, 5 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 को लिख दिया, अपॉन लगा था हमने अपॉन लगा दिया। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितना था हमारा, 8 था। तो हमने यहाँ पर अपॉन में 8 को लिख दिया और हमें रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है, जो कि हमारा 5/8 है। तो हमने लिखा हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इक्वल 5/8। ये क्या है, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन नाम सुनते ही शुरुआत में ही लिखा है प्राइम, मतलब हमें प्राइम नंबर का यूज करके 729 को क्या करना है, काटना है। फिर देखिए जैसे हम लोग HCF करते थे वैसे ही हमारी क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है। अब प्राइम नंबर में हमारा आता है 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरह आगे के भी प्राइम नंबर्स आते जाते हैं। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें गिवन नंबर को प्राइम नंबर से क्या करना होता है, कट करना होता है। तो सबसे पहले हमने 729 को यहाँ पर लिख लिया, एक लाइन हमने ऐसी खींच दी और एक लाइन हमने ऐसी खींच दी। अब सबसे पहली प्राइम नंबर होती है हमारी 2। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी हमारी, तो नहीं। जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही नंबर हमारी 2 से क्या होती है, कटती है। तो ये हमारी 2 से नहीं कटेगी। फिर 2 के बाद आता है हमारा 3। तो 3 के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम उनकी डिजिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 7 + 2 होता है 9, 9 और 9 क्या होता है, 18। क्या 18 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो हाँ 3 × 6 क्या होता है हमारा 18। मतलब ये जो नंबर है वो 3 से कट जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 को लिख दिया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, कितना बचा, 1 बचा। 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 12। 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। अब फिर से हमें देखना है कि क्या ये नंबर 3 से अभी भी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको प्लस कर देंगे। 2 + 4 होता है 6, 6 + 3 हो जाएगा 9। तो क्या 9 3 की टेबल में आता है, तो हाँ 9 हमारा 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब अभी भी ये 3 से जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 3। अब 3 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि क्या आ जाए, 24। तो 3 × 8 आ गया हमारा 24, 3 × 1 = 3। फिर से क्या 81 हमारा 3 से जाएगा, तो हाँ अभी भी हमारा ये 3 से जाएगा। तो हमने यहाँ पर फिर से क्या रखा, 3 को रखा।
3 2 जा 6, कितना बचा 2 बचा, 2 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 21, 3 7 जा 21। फिर अभी भी हमारा ये 3 से जाएगा तो हाँ, तो फिर से हमने यहाँ पर 3 रखा, 3 9 जा 27, फिर से ये 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9। अब 3 जो है वो किससे जाएगा, खुद से ही जाएगा, तो 3 फिर से हमने लिखा और 3 1 जा के आ गया हमारा 3 आ गया। तो देखिए ये जो हमें मिलता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो अब हम लिखेंगे 729 इक्वल 729 के जितने भी फैक्टर्स हम लोग को मिले हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मिला है, तो हमने यहाँ पर 6 टाइम्स 3 को क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसीलिए हमने 729 में क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो जब हम इसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमें इधर की तरफ भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, और इस बीच में इक्वल की साइन को भी हमने यहाँ पर उतार दिया। अब 729 को फिर से हमने यहाँ पर लिखा और उसमें क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। इक्वल की साइन थी तो हमने यहाँ पर इक्वल की साइन लगा दी। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर हमारा 2 डिजिट का पेयर बन रहा है तो वो एक होकर के बाहर आ जाती हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर किन्हीं नंबर का पेयर बन रहा है तो वे एक बन के बाहर आ जाती हैं। तो देखिए 3 का यहाँ पर क्या बन रहा था, पेयर, 2 बार हमें यहाँ पर 3 मिला, 2 बार हमें यहाँ पर 3 मिला, 2 बार हमें यहाँ पर क्या मिला, 3 मिला। तो यहाँ से एक 3 निकल आएगा, यहाँ से भी एक 3 निकल आएगा और यहाँ से भी एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फिर से हमने इस 729 को यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा लिया। अब इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पर हमारा 729 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, हमारा 27 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करनी है जिसमें हम 256 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। मतलब ये जो 256 है वो हमारी परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमें क्या चाहिए, कोई भी एक छोटी सी छोटी नंबर चाहिए जिसमें हम क्या करें, 256 से मल्टीप्लाई कर दें और ये जो 256 है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने 256 लिख दिया, एक लाइन हमने ऐसे खींच ली और एक लाइन हमने ऐसे खींच ली। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है हमें प्राइम नंबर्स का यूज करके क्या करना है, इनको कट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये नंबर हमारी 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो जिस भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 होता है वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कट जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 को रखा। अब हम इसे कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 16, 2 8 जा 16। क्या अभी भी ये 2 से जाएगा, तो हाँ, इसके लास्ट में 8 है इसीलिए अभी भी ये 2 से जाएगा। फिर से हमने यहाँ पर 2 रखा। अब 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेगी, 12 आ जाए, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। क्या अभी भी 2 से जाएगा, हाँ, इसके लास्ट में 4 है इसलिए अभी भी ये 2 से जाएगा। तो 2 फिर से हमने यहाँ पर रखा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्या अभी भी 2 से जाएगा, तो हाँ, अभी भी 2 से जाएगा। तो फिर से हमने यहाँ 2 रखा। अब 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 12, 2 6 जा 12। फिर से ये 2 से कटेगा तो हमने यहाँ पर 2 रखा, 2 8 जा 16। फिर से हमने 2 रखा, 2 4 जा 8। फिर से हमने 2 से काटा, 2 2 जा 4। फिर से हमने इसको 2 से काटा तो 2 1 जा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें 256 के ये जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं इसे हम क्या करेंगे, एक लाइन से मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 256 इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 का क्या होगा, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर इक्वल 2 इंटू 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 2। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करनी थी, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करनी थी जिसका मल्टीप्लाई कर देने से ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो देखिए परफेक्ट क्यूब वही नंबर होती है जिसमें क्या बन रहा हो, ट्रिपल्स बन रहा हो, तीन तीन का जोड़ा बन रहा हो। तो देखिए ये तीन हमारे पास क्या है, दो है, इनका क्या बन रहा है, ट्रिपल्स बन रहा है। इसी तरह यहां से यहां तक भी हमारा 3 टाइम 2 है, इसका क्या बन रहा है, ट्रिपल्स बन रहा है। लेकिन यहां पर हमारे पास केवल 2 बार ही क्या है, 2 है। अगर हमें एक बार और 2 मिल जाए तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें पता है कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगी, हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो हमें पता चल गया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 2 है। और जैसे ही हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो हमने लिखा टू मेक 256 अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 256 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। अतः जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, हमारी 2 है। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 अपॉन में 5 की पावर -5 इक्वल 5 की पावर 12। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसमें m की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए ये जो 5 की पावर -5 है वो क्या है, डिवाइड में है। तो जब हम इसे इक्वल के इस बार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो 5 की पावर -5 किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो हमने इस लाइन को पूरा का पूरा यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। 5 की पावर 12 लिखा था, हमने 5 की पावर 12 को लिख दिया। और ये जो 5 की पावर -5 डिवाइड में था, जब हमने इसे इक्वल की इस पार ट्रांसपोज किया तो वो इंटू 5 की पावर -5 बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा बच रहा है 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2। तो देखिए बेस में यहाँ भी 5 है, बेस में यहाँ भी 5 है और बेस में यहाँ पर भी 5 है। तो हमने पढ़ा है जब हमारा a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, मतलब बेस बेस क्या हो, सेम हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को ले लेते हैं कॉमन। और क्योंकि उनके बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई की साइन लगी है, तो हम इनके पावर को आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बेस बेस क्या है, सेम है, तो बेस को ले लेते हैं कॉमन। और क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है इसीलिए उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी क्या है, 5 है। तो हमने 5 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई की साइन थी इसीलिए इनके जो पावर है इनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 को क्या ले लिया, कॉमन, फिर इनकी पावर m प्लस 3 प्लस और ब्रैकेट में -2 को लिख दिया। इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। सेम यहाँ पर भी हमारा वही कंडीशन है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, बेस क्या है, 5 है, बेस क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को ले लेंगे कॉमन। और क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई की साइन लगी है तो हम इनकी पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने लिखा 5 जो कि हमने यहाँ से कॉमन लिया और उनकी पावर 12 प्लस ब्रैकेट में -5 हमने यहाँ पर लिख दी। क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो पावर है उनको हमने क्या किया है, प्लस कर दिया है। अब हम इनके पावर को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से हमने इस 5 को यहाँ पर उतार दिया, फिर m प्लस 3 था, हमने m प्लस 3 लिख दिया और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब ये ब्रैकेट हट गया और इस 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उतार दिया। फिर इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। 5 लिखा था, हमने यहाँ पर 5 को उतार दिया। यहाँ पर भी इस 12 को हमने पहले उतार दिया। अब प्लस माइनस माइनस, तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस। अब हम इस 5 को यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर से हमने इस 5 को यहाँ पर उतार दिया, m लिखा था, हमने m लिख दिया। 3 में जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर +1। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा 5 की पावर m प्लस 1। इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। 5 लिखा था, हमने 5 को लिख दिया।
अब पावर में देखिए 12 में जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा 5 की पावर 7। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m है और a की पावर क्या है n है। देखिए इधर भी बेस क्या है हमारा a है और इधर भी बेस क्या है हमारा a है, तो क्या होता है हमारी जो पावर होती हैं वे भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। अगर इधर का बेस और इक्वल के इधर साइड का बेस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारी जो पावर होती हैं वे भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो हम m इक्वल n भी लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, एक इक्वल के इस पार है, एक इक्वल के उस पार है। तो जब भी इक्वल के इस पार और इक्वल के उस पार बेस क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो उनकी पावर भी एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हमें क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस बेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, m+1 इक्वल है 7 के। अब हम इस +1 को क्या करेंगे, इक्वल की इस पर ट्रांसपोज करेंगे, तो इस m को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी, 7 लिखा था, हमने 7 को उतार दिया। अब ये जो +1 है जब हम इसे इक्वल की इस पर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1। अब इस m को फिर से हमने यहाँ पर उतारा, इक्वल की साइन लगा दी और 7 में जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ x - 1/x = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमें यहाँ पर दिया गया है कि x - 1/x इक्वल क्या होता है, 4 होता है। तो आप x² + 1/x² की वैल्यू को क्या करिए, फाइंड करिए बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का यूज करके हमें x² + 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है, बस इसमें क्या लग गया है, स्क्वायर लग गया है। तो हम भी अगर इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हम हो सकता है इसका क्या लगा पाएं, आंसर लगा पाएं। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर हम लोग a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो सबसे पहले हमें ये जो दिया गया था हमने इसे क्या कर लिया है, यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने क्या किया, इसका क्या किया, होल स्क्वायर किया। तो क्योंकि हमने इधर की तरफ होल स्क्वायर लगाया तो हम इक्वल के इधर साइड भी क्या लगा दिए हैं, इसमें भी होल स्क्वायर लगा दिए हैं। अब आप देखिए ये क्या बन चुका है, हमारा फॉर्मूला बन चुका है a - b के होल स्क्वायर का, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो a का काम कौन कर रहा है, हमारा x कर रहा, और b का काम कौन कर रहा, हमारा 1/x कर रहा है। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा a - b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a²। तो a का काम कौन कर रहा, x, तो हमने यहाँ पर लिखा x²। फिर होता है -2ab, तो हमने यहाँ पर लगाया माइनस, इस 2 को क्या कर दिया, हमने उतार दिया। अब a का काम कौन कर रहा, x, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय x, और b का काम कौन कर रहा, 1/x, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई 1/x। फिर प्लस की साइन होती है तो हमने यहाँ पर प्लस की साइन लगा दी। अब b का स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा हमारा, 1/x, तो हमने यहाँ पर लिखा 1/x, और उसमें क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा था तो हमने भी होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। फिर इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। अब 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 को हमें 2 टाइम लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 4 जा कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। तो हमने 4 के स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 16 को लिख दिया। अब देखिए ये जो नीचे x है और ये जो ऊपर x है वो एक दूसरे से क्या हो जाने वाले हैं, कट जाने वाले हैं। तो अब हमारे पास क्या बचता है, x²। तो हमने यहाँ पर x² को उतार दिया, माइनस की साइन थी, हमने माइनस की साइन को लगा दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2, तो हमने यहाँ पर 2 को लिख दिया। प्लस की साइन थी, प्लस की साइन लगा दी, और 1/x का होल स्क्वायर था,
तो देखिए ये जो स्क्वायर है वो 1 का भी है और ये जो स्क्वायर है वो x का भी है। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और ये जो स्क्वायर जब x में लग जाएगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी और इस 16 को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए क्योंकि ये क्या है हमारा कांस्टेंट है तो इस -2 को हम क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगा दी, 16 लिखा था हमने 16 लिख दिया और ये जो -2 था जब हमने इसे इक्वल की इस पार ट्रांसपोज किया तो ये इधर की तरफ +2 बन गया। फिर से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन को लगा दिया और 16 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। और देखिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो कि हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू हमारी 18 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22 है यूज द डाटा ऑफ फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ। यहाँ पर हमें एक टेबल दी है जिसमें हमें ये डाटा दिए गए हैं और इन्हीं की हेल्प से हमें क्या बनाना है, लीनियर ग्राफ बनाना है। फिर हमें लिखा है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर इज एज फॉलोज। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट ईयर दिए गए हैं और उन डिफरेंट ईयर में कितने दिन स्नो गिरी है उसका वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें इस टेबल की हेल्प से क्या करना है, यहाँ पर लीनियर ग्राफ को बनाना है। तो हमने आपको बताया था जो ऊपर वाला डाटा होता है वो x एक्सिस का होता है और जो नीचे वाला डाटा होता है वो y एक्सिस का होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक y एक्सिस खींच लिया और यहाँ से एक x एक्सिस को क्या कर लिया है, खींच लिया है। अब हमें सबसे पहले स्केल बनाना पड़ता है कि हम कैसे ले रहे हैं। तो आप देखिए जो x एक्सिस में जो डाटा हम लिखने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा डाटा क्या है, 2006 है। तो देखिए हमें ज्यादा गैप लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसके लिए लिया है कि यहाँ से यहाँ तक होता है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2-2 सेंटीमीटर के गैप में हम एक साल को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ से जब हम 2 सेंटीमीटर आए तो 2000 क्या था, 3 था। अब हम फिर से 2 सेंटीमीटर जब आगे गए तो ये क्या आ गया, 2004 आ गया। तो एक्स एक्सिस में जो 2 सेंटीमीटर है वो 1 ईयर के बराबर है। फिर y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो देखिए y एक्सिस में सबसे बड़ा डाटा क्या है, 12 है। तो हम क्या करते हैं, 2 का गैप ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी जब 2 सेंटीमीटर को हम कितना ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर इक्वल हम क्या मान रहे हैं, 2 डेज मान रहे हैं। फिर से जब हम 2 सेंटीमीटर आगे जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, फिर से 2 से क्या हो जा रहा है, 4 डेज हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, 2 डेज का गैप ले रहे हैं। मतलब 2 सेंटीमीटर का मीन्स हो रहा है 2 डेज। अब हम इस टेबल के डाटा को यहाँ पर क्या करते हैं, लीनियर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 2003 में कितने डेज स्नो गिरी है, 8 डेज। तो देखिए 2003 यहाँ पर है और 8 डेज कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब हमें स्केल की हेल्प से क्या करना होता है, सीधे देखना होता है और इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और ये एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं वहां पर एक सर्कल और एक छोटा सा क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। आपको ये लाइन नहीं बनानी होती है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। फिर 2004 में कितने डेज स्नो गिरी है, 10 डेज। तो देखिए 2004 हमारा यहाँ पर है और 10 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से या फिर अपनी अच्छे से हम लोग आंख से देखेंगे तो देखिए ये लाइन यहाँ पर आ रही है और इस लाइन को भी जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइन कहाँ पर आ रही है, हमारी यहाँ पर मिल रही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल और बीच में डॉट लगा देंगे। अब 2005 में कितने डेज स्नो गिरी है, 5 डेज स्नो रिसीव हुई है। तो यहाँ पर देखिए 2005 में हमारी 5 डेज स्नो रिसीव हुई है। तो देखिए 4 के जस्ट ऊपर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जहां पर ये एक दूसरे को क्या करती हैं, मिलती हैं, वहीं पर हम एक सर्कल और बीच में डॉट लगा देंगे। फिर देखिए 2006 में जो स्नो रिसीव हुई है वो कितने डेज हुई है, 12 डेज हुई है। तो 2006 हमारा यहाँ पर है और जो स्नो है वो 12 डेज रिसीव हुई है। तो 12 कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है। अब हम 2006 को भी यहाँ पर उसकी लाइन को क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे और
इस 12 को भी हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे और हम देखते हैं कि दोनों लाइन यहाँ पर मिल रही है। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल और बीच में क्या लगा दिया, डॉट को लगा दिया। अब हमने क्या किया है, हमने स्केल की हेल्प से सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ जोड़ा, फिर दूसरी बार हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा और फिर हमने यहाँ से यहाँ तक स्केल की हेल्प से अच्छे से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और देखिए ये जो टेबल था उसको हमने यहाँ पर लीनियर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है।